नमस्कार। तो चलिए आज भारतीय संविधान की एक बहुत ही दिलचस्प पहेली को सुलझाते हैं। ये है आर्टिकल 8। ये सिर्फ कोई कानून नहीं है, बल्कि एक कहानी है। एक ऐसी कहानी जो सरहदों, वक्त और अपनेपन के मायने ही बदल देती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर नागरिकता का हक इस बात पे निर्भर ना करे कि कोई कहाँ से है, बल्कि इस बात पर करे कि वो कब से है। यही वो क्रांतिकारी सोच है जो आर्टिकल 8 को इतना खास बनाती है और हमें नागरिकता को एक बिल्कुल नई नज़र से देखने पर मजबूर करती है। तो चलिए अब इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। जरा उस दौर में चलते हैं जब भारत बस आजाद ही हुआ था और हमारे संविधान बनाने वाले एक बहुत बड़ी उलझन में फंसे हुए थे। साल था 1949। एक नया देश, एक नया गणराज्य जन्म ले रहा था। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल सबके सामने खड़ा था। उन लाखों लोगों का क्या होगा जिनकी जड़ें तो भारत में थीं, लेकिन वो खुद विदेश में रह रहे थे। बर्मा से लेकर सिंगापुर, मलाया तक ऐसे लाखों लोग थे जिनकी रगों में तो भारत था, लेकिन अब वो इस नए देश का हिस्सा नहीं थे। सवाल बड़ा सीधा था, इन लोगों को इस नए राष्ट्र के परिवार में कैसे शामिल किया जाए। ये बहुत बहुत बड़ा सवाल था। और इस सवाल का एक बहुत ही खूबसूरत जवाब था आर्टिकल 8। ये हमारे संविधान का एक खुला दिल था, अपने दूर बसे परिवार के लिए एक प्यार भरा न्योता। तो आर्टिकल 8 ने ना दो बहुत आसान सी शर्तें रखी। पहली कि आपके पूर्वज मतलब आपकी माता पिता या दादा दादी नाना नानी भारत में पैदा हुए हों, और दूसरी आपने भारतीय नागरिक के तौर पर अपना रजिस्ट्रेशन करा लिया हो। बस इतना ही। अच्छा, तो ये काम कैसे करता था? इसे ऐसे समझते हैं जैसे 1950 में विदेश में रह रहे अपने परिवार के लिए एक वन टाइम वेलकम होम पार्टी रखी गई थी। बस ये साबित करना था कि आप परिवार का हिस्सा हैं और एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरकर पार्टी में शामिल हो जाना था। और हाँ, ये सिर्फ नाम की नागरिकता नहीं थी, इसके साथ मिले थे असली अधिकार, असली फायदे, जैसे भारत में बिना वीजा के आना जाना, यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना और तो और यहाँ काम करने का भी पूरा हक। इसने सच में भारत और इसके दूर बसे बच्चों के बीच के रिश्ते को और भी मजबूत कर दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। क्या होता है जब 1950 में बना ये कानून आज की दुनिया से टकराता है? चलिए अब देखते हैं प्रणव श्रीनिवासन का केस, एक ऐसा केस जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। तो ये है प्रणव की कहानी। 1998 में उनके माता पिता, जो जन्म से भारतीय नागरिक थे, सिंगापुर की नागरिकता ले लेते हैं। फिर 1999 में प्रणव का जन्म सिंगापुर में ही होता है, एक सिंगापुरी नागरिक के तौर पर। कई साल बाद 2017 में जब वो 18 साल के होते हैं, तो वो नागरिकता कानून के एक क्लॉज के तहत अपनी भारतीय नागरिकता फिर से शुरू करने के लिए अप्लाई करते हैं। और आखिरकार 2024 में ये केस पहुंचता है भारत के सुप्रीम कोर्ट में एक अंतिम, एक ऐतिहासिक फैसले के लिए। अब सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बहुत बड़ा सवाल था। एक ऐसा फैसला लेना था जो आने वाली न जाने कितनी पीढ़ियों का भविष्य तय करने वाला था। और वो सवाल ये था, क्या आर्टिकल 8 भारतीय वंश के किसी भी इंसान को जो कभी भी पैदा हुआ हो, नागरिकता का एक परमानेंट मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला अधिकार देता है? क्या ये एक ऐसा दरवाजा है जो हमेशा के लिए खुला रहेगा, या फिर ये एक खास वक्त के लिए बनाया गया एक प्रोविजन था? अदालत का जवाब एकदम साफ और सिर्फ एक शब्द का था, नहीं। और ये एक बहुत ही निर्णायक पल था। देखिए, अदालत का तर्क बहुत सीधा था। उन्होंने कहा कि अगर कोई भी कभी भी अपने पुरखों के आधार पर नागरिकता का दावा कर सकता है, तो इसके नतीजे बहुत ही अजीब होंगे। ऐसे नतीजे जिनके बारे में संविधान बनाने वालों ने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सबसे जरूरी बात यह है, कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 8 में जो लिखा है, जो सामान्य रूप से निवास कर रहा है, इसका मतलब है वो लोग जो 26 जनवरी 1950 को यानी संविधान लागू होने के दिन विदेश में रह रहे थे। मतलब साफ था, आर्टिकल 8 एक पुल था जो सिर्फ उस पीढ़ी के लिए बनाया गया था। ये आने वाली पीढ़ियों के लिए कोई खुला हाईवे नहीं था। तो फिर आर्टिकल 8 का आज क्या मतलब है? इसका क्या वजूद है? आइए इस कहानी के आखिरी पन्ने को पलटते हैं और समझते हैं। देखिए, एक वक्त था जब ये आर्टिकल घर वापसी का एक बड़ा रास्ता था, लेकिन आज ये इतिहास का एक पन्ना बन के रह गया है। पहले जो लोग 1950 में विदेश में थे, वो अप्लाई कर सकते थे, लेकिन अब नई पीढ़ियों के लिए ये दरवाज़ा लगभग बंद हो चुका है। पहले नागरिकता का रास्ता संविधान के इसी आर्टिकल से था, लेकिन अब इसके लिए नागरिकता अधिनियम
1955 जैसे दूसरे कानून हैं। इसका मतलब ये है कि आज अगर कोई प्रवासी भारतीय नागरिकता चाहता है तो उसकी कहानी संविधान के पन्नों से निकलकर संसद के बनाए कानूनों में लिखी जाती है, खास तौर पर नागरिकता अधिनियम 1955 और OCI यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया स्कीम के जरिए। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और हम इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। अगर संविधान एक जीता जागता दस्तावेज है तो इसका क्या मतलब है जब उसका कोई एक आर्टिकल वक्त के साथ एक जगह पर जम जाता है, फ्रीज हो जाता है? ये बात हमें याद दिलाती है कि संविधान कैसे समय के साथ बदलता है। कुछ अध्याय बंद होते हैं तो कुछ नए लिखे जाते हैं। इस पर जरूर सोचिएगा।